गुज़श्ता रोज़ कोयटा में मिलियन मार्च से खिताब में JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि ये हमारा आखिरी मिलियन मार्च है और अब हमारा अगला कदम इस्लामाबाद में होगा। उन्होंने हुकूमत को मोहलत देते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत अगस्त में इस्तीफ़ा दे तो मार्च से बच जाएगी। अगर अगस्त में इस्तीफ़ा ना दिया तो अक्टूबर में इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे और पूरा मुल्क इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगा और यह आज़ादी मार्च होगा। उनका कहना था कि इलेक्शन धांधली ज़दा है, इसे तस्लीम नहीं करते। तमाम सियासी जमातें चाहती हैं कि नए इंतखाबात कराए जाएं। इस वक्त जब तमाम सियासी पार्टीज़ हुकूमत से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही हैं और हुकूमत मुखालिफ मार्च का इरादा भी रखती हैं, ऐसे में मौलाना फजलुर रहमान का ये बयान क्या हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा कर सकता है या नहीं? इसी पर हमारा सवाल कुछ यूँ है, अगर हुकूमत ने इस्तीफ़ा ना दिया तो अक्टूबर में इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें फजलुर रहमान। क्या हुकूमत को फजलुर रहमान के बयान को संजीदा लेना चाहिए, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम हसन निसार साहब की तरफ जाएंगे। हसन साहब, क्या समझते हैं आप? नहीं, मैंने क्या समझना, एक थंब रूल है कि इस तरह के खेल में गैर संजीदा तरीन लोगों को भी संजीदगी से लेना चाहिए। और फजलुर रहमान तो बहरहाल इज़ अ पोलिटिकल एनिमल और एन एनिमल व्हिच इज़ टेरिबली वुंडेड, बहुत बुरी तरह। मेरा ख्याल है कि इस वक्त सियासी मंजरनामे पे हालांकि नवाज शरीफ अंदर, बेटे फरार, ये सारा कुछ होने के बावजूद मेरा ख्याल है कि मुझे अगर कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा वुंडेड आदमी कौन है पाकिस्तान की सियासत में, तो मैं कहूँगा मौलाना फजलुर रहमान। हालांकि ना वो जेल में, ना कोई ख़ानदान फरार, ना अभी तक इस तरह का कोई इल्ज़ाम, लेकिन सबसे ज़्यादा मिजरेबल, सबसे ज़्यादा पथेटिक अगर किसी की सूरत हाल है, मौलाना फजलुर रहमान की है। इसीलिए सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी यही साहब हैं। सो देयर इज़ नो हार्म इन टेकिंग इट सीरियसली। मतलब हुकूमत ने क्या करना होता है, संजीदगी से उसका नोटिस ले, उसका बंदोबस्त करे। वह मिलियन मार्च, उसको पता नहीं होना मिलियन के स्पेलिंग क्या है, मिलियन होता क्या है। इनको पता नहीं होता कि ये विक्ट्री का निशान कहाँ से शुरू हुआ। वेस्ट को गालियाँ देते हैं, निशान बनाए फिरते हैं, हाथों की जंजीर, इनको पता ही नहीं कहाँ से आई है। मिलियन मार्च करेंगे, इनको पता नहीं मिलियन होता कितना है, मिलियन रुपए का शायद पता हो। मांगू लगा रहने दे, लेकिन ले सीरियसली, हुकूमत को बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए। ठीक हो गया, बिल्कुल। जी, आई एम थ्रू। मज़हर अब्बास साहब, मौलाना की ये स्ट्रेटजी आपके ख्याल में कैसी है? और जो वो इतने पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं कि पूरा मुल्क निकलेगा, तो इस पोजीशन में है इस वक्त कि आवाम साथ दे उनका इस तरह की किसी सूरत हाल में? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें मौलाना फजलुर रहमान ही असल ऑपोजिशन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जितने बड़े बड़े उन्होंने जलसे किए, और ये बात ठीक है हसन निसार साहब की कि हमारी यहाँ मिलियन मार्च जो है एक फैशन के तौर पे इस्तेमाल होता है। हम सबको पता है कि मिलियन के क्या माने होते हैं, लेकिन कोई भी मुजाहरा या कोई भी जलसा जिसमें 20, 25, 50 हज़ार लोग हों, वो बहुत बहुत इम्पैक्ट डालता है। और अगर जिस तरह की मौलाना ने मोबिलाइजेशन की है JUI ने, तो इसमें इसमें कोई दो राय नहीं कि वो तकरीबन 1 लाख आदमी तो लेके पहुंच सकते हैं। उनके पास जो वर्कर्स हैं वो जिस तरह डॉक्टर ताहिरुल कादरी के पास थे उससे ज़्यादा मुतहर्रिक भी हैं, और उनके कहने पे किसी हद तक वायलेंट भी हो सकते हैं। लेकिन असल इम्तिहान होगा कि इसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग का इनपुट कितना होगा। कि इस वक्त फोर फ्रंट पे इस वक्त जो फ्रंट लाइन ऑपोजिशन लीडर नजर आ रहे हैं वो तो मौलाना फजलुर रहमान नजर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि हम मौलाना के लॉन्ग मार्च को सपोर्ट करते हैं। मुस्लिम लीग नून भी ये कह रही है। तो मतलब ये है कि आप जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के पीछे खड़े होंगे। तो इसका मतलब ये जॉइंट ऑपोजिशन का मार्च नहीं, मौलाना फजलुर रहमान का मार्च है जिसको बाकी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की हद तक इसको अगर सीरियसली नहीं दिया गया, क्योंकि देखिए अगर उन्होंने ये प्लान बनाया है कि वो 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन का प्लान अगर बना रहे हैं, तो ये अगर इस्लामाबाद को पैरालाइज किया जाता है तो ये सूरत हाल किसी भी तरीके से किसी भी हुकूमत के लिए मुनासिब नहीं होगी। पिछली गवर्नमेंट जो थी उसने जिस तरह 124, 125 दिन का धरना इमरान खान साहब ने दिया था, तो उसमें उस वक्त जो गवर्नमेंट का सबसे पॉजिटिव पहलू ये था कि उन्होंने चीज़ों को अलाउ किया। उन्होंने वो कॉन्फ्रंट्रेशन पे नहीं गए। सिर्फ एक वाकया हुआ जो 30 अक्टूबर का वाकया था। उसके अलावा वो पूरी 30 अगस्त गालबन का जो वाकया था, उसके अलावा कोई भी वहाँ धरना हुआ, वहाँ सारी रात जलसे तकरीरें होती थी, हर तरह की बातें होती थी, टीवी पे कवरेज होता था। हद तो ये है कि पार्लियामेंट पे अटैक हुआ,
सरकारी टीवी पे अटैक हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी वो धरना अपनी जगह मौजूद रहा। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट ने अगर फैसिलिटेट किया, अगर कोई मार्च होता है, लेकिन ये तारीखें जो मौलाना ने दी हैं ये बड़ी सिग्निफिकेंट हैं। ठीक है, यानी उन्होंने अक्टूबर की जो तारीख दी है बड़ी सिग्निफिकेंट तारीख है। इसका मतलब ये है कि अभी जो इसके बीच में कोई और बड़ी चीज नहीं होगी, ये भी उन्होंने कह दिया आखिरी मार्च है। जी। मेरे लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी की मोबिलाइजेशन बड़ी अहम है कि वो कितने लोग जो है वो जमा करने में कामयाब हो जाते हैं, खासतौर पे नून लीग। और अक्टूबर तक तो बहुत सी चीजें डिसाइड भी हो चुकी होंगी। सही, लेकिन संजीदा लेना होगा। हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। महमल, आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी और नून लीग का इस मार्च में क्या रोल हो सकता है? क्योंकि पीपल्स पार्टी ये वाजे कर चुकी है कि हुकूमत को नहीं गिराना चाहते, मौलाना कह रहे हैं कि इमरान खान साहब और उनकी काबीना इस्तीफा दें। देखिए, अब तक सीरियस तो लेना चाहिए, इसलिए मैं ऑप्शन तो हाँ का लूंगी। संजीदा इसलिए लेना चाहिए कि पिछली 2 हुकूमतों, अगर आपको याद हो, वो उनके खिलाफ भी धरने हुए थे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ काफी एंड पे हुआ था ताहिरुल कादरी साहब का, और जो नून लीग है उनके खिलाफ तो खैर 2 धरने हुए थे, एक इमरान खान और ताहिरुल कादरी का हुआ था, फिर एक TLP का हुआ था। तो बात यह है कि शुरू में नून लीग को भी लगा कि ये कोई इतनी सीरियस चीज नहीं है, और जब इमरान खान साहब ने शुरू किया था धरना, लेकिन बाद में वो इस तरह भी कहते रहे कि अब हमें लग रहा है कि आज हुकूमत चली जाएगी कल, मतलब प्राइवेटली। तो और उनको एग्रीमेंट भी करने पड़े, और अगर APS ना होता तो वो बैठे रहते। तो इससे एक एडवांटेज था नून लीग का भी और पीपल्स पार्टी का भी। दोनों का ये था कि पीपल्स पार्टी के दौर में नून लीग खड़ी होगी और नून लीग के टाइम पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। तो इस वक्त जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि क्या इमरान खान साहब के साथ कोई और पार्टी आकर खड़ी होगी कि नहीं, या अपोजिशन की जमातें मौलाना के धरने पे होंगी। अच्छा, अब मौलाना के धरने पे भी मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर मसला ये है, मुझे लग ऐसे रहा है अगर पीपल्स पार्टी इसके अंदर खड़ी होती है इनके साथ, क्योंकि ये रिलीजियस कार्ड यूज कर रहे हैं पॉलिटिक्स के लिए। मौलाना की अगर आप बातें सुने तो वो मजहब का इस्तेमाल करें। पीपल्स, आपको याद होगा कि APC पे बिलावल भुट्टो की बहुत लड़ाई भी हुई थी इसके ऊपर इनके साथ, और उन्होंने कहा था कि आप रिलीजियस कार्ड नहीं इस्तेमाल करेंगे और कोई ऐसी रेजोल्यूशन में चीज नहीं आएगी, तो उन्होंने नहीं होने जैसा। तो अगर ये दोबारा रिलीजियस कार्ड करेंगे और पीपल्स पार्टी, मेरा नहीं ख्याल से खड़ी होगी। अगर वो खड़ी होती है तो फिर वो जो बातें करते हैं लिबरल प्रोग्रेसिव, फिर उसका कोई मान ही नहीं रहता। नून लीग अगर आप देखिए, अनफॉर्चुनेटली नून लीग के खिलाफ हालांकि मजहब का कार्ड इस्तेमाल हुआ पिछली हुकूमत में, एहसन इकबाल साहब को गोली भी लगी, उनके वजीर को भी रिजाइन करना पड़ा, लेकिन नून लीग अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो मजहब का कार्ड इस्तेमाल करने से नहीं रुकेगी। तो लेकिन बात सिंपल सी ये है कि अगर मौलाना ने वाकई ये चीज की और ये देखना है उनके साथ खड़ा कौन है, तो ये एक संजीदा तो जरूर हुकूमत को लेना चाहिए, क्योंकि नंबर्स उनके पास पूरे पाकिस्तान में उनका नंबर्स बहुत है। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब, आपके ख्याल में जिस तरफ हवाला दे रही हैं महमल, इस मामले पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का मौक़िफ़ बहुत ज़्यादा वाज़े था, मौलाना की उन्होंने मुखालफत भी की थी APC में, तो ये एतराज़ अब क्यों नहीं उठा रहे कि वो क्यों मज़हब का कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं? दूसरा, ये कितना पुरअसर हो सकता है ये एहतजाज आपके ख्याल में? देखिए, इसे सीरियस लेना चाहिए। मौलाना साहब फरमा रहे हैं कि वैसे बड़े अजीब से गुफ्तगू फरमा रहे हैं, हाथ बांध कर इस्तीफ़ा दे दें, हाथ बांध कर इस्तीफ़ा दे दें, वरना हम आ रहे हैं, अब हुकूमत को नहीं चलने देंगे। जरदारी, और उनका ये बयान क्या आया, जरदारी साहब नैब हिरासत में लुडियाँ डाल रहे हैं और मरियम नवाज़ साहबा ट्विटर पर छाज पता से वंड रही हैं, और अनइलेक्टेड मौलाना ने 158 के किस इलेक्टेड लोगों को वास्केट की जेब में डालकर अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्लामाबाद की तरफ आज़ादी मार्च करेंगे। देखिए, कुछ फैक्ट्स हैं, लेकिन इन्हें छोड़ दें, इसे भी छोड़ दें कि क़याम पाकिस्तान का कौन मुखालिफ था, कायदे आज़म को काफ़िर आज़म किसने कहा था, इसे भी रहने दें कि उसामा एपिसोड के बाद जब अस्करी क़यादत पार्लियामेंट को ब्रीफ करने आई तो मौलाना के कुछ ज़ाती किस्म के सवालों के बाद जब 2-3 मुल्कों के ज़ाती दौरों का इनका जिक्र हुआ तो फिर क्या हुआ, इसे भी रहने दें। अभी 2-4 दिन पहले फवाद चौधरी साहब क्यों कह रहे थे कि मौलाना साहब जिस शान शौकत से आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, इस सज धज से आप लीबिया में नहीं रह सकते। इसे भी रहने दें कि परवेज़ मुशर्रफ, आसफ जरदारी, नवाज शरीफ से इक़्तिदार शेयर करने के बाद
अब ना सिर्फ मौलाना साहब के पास इक़्तिदार भी हाथ से निकल गया, बल्कि ख़ुद भी वो असम्बली से बाहर हैं। ये इस दुख को भी रहने दें। वो पेट्रोल समेत सरकारी गाड़ियाँ, वो सरकारी मुआफ़ज़, वो मिनिस्टर कॉलोनी का बंगला, वो सरकार के माल पे मौजें, इसे भी रहने दें कि 3/3 सियासत में मौलाना साहब के कोई 5 काम जिससे मुल्क, कौम और इस्लाम को फ़ायदा पहुँचाओ। इसे भी रहने दें कि नैब क्या तहकीक कर रही है मौलाना साहब के ख़िलाफ़। इसे भी रहने दें कि तरीक़े निज़ाम मुस्तफ़ा के बाद कौन सी अवामी तहरीक है जिससे हुकूमत चली गई है। ताहिरुल कादरी की लाशों भरी तहरीक हो, इमरान खान साहब के 126 रोज़ा धरना हो, दोनों ने नवाज शरीफ साहब से रिज़ाइन नहीं ले सके। और हालांकि उस वक़्त सब कह रहे थे कि इसके पीछे खुफिया हाथ मौजूद है, तो खुफिया हाथ भी नहीं ले सका। ये सब रहने दें। मौलाना साहब को क्यों हुकूमत को मौलाना साहब को सीरियस लेना चाहिए? इसलिए लेना चाहिए कि मौलाना साहब मजहब कार्ड खेल रहे हैं। ये ज़हन में रखिएगा। अभी एहसन इकबाल साहब भी परसों खड़े होकर मजहब कार्ड खेल रहे थे। परसों या सादिक साहब इमरान खान को गद्दार कह रहे थे। और ये इमरान खान साहब ने जो और पीपल्स पार्टी ने माजी में जो मजहबी जमातों के साथ खड़े हुए थे, आज मौलाना साहब वही कार्ड खेल रहे हैं। मौलाना साहब ने आसिया मसीह के सुप्रीम कोर्ट फैसले पर भी मजहबी कार्ड खेलने की कोशिश की। मौलाना साहब ने फैज़ाबाद धरने पर भी मजहबी कार्ड खेलने की कोशिश की। मौलाना साहब ने APC में भी एक नाकाम कोशिश की मजहबी कार्ड खेलने की। मौलाना साहब अब फिर मजहब के नाम पर सियासत कर रहे हैं। ये ढकी छुपी बात नहीं रही कि मौलाना साहब ने अपने वर्करों को, अपने लोगों को कहते हैं इमरान खान यहूदी एजेंट है, इमरान खान की हुकूमत यहूदी साजिश है। मौलाना साहब को सियासत का पूरा हक है, मिलियन नहीं बिलियन मार्च करें, मगर मजहब में लिपटी तहरीक ये ना करें। ये ठीक नहीं है। ये तहरीक इंसाफ के लिए भी ठीक नहीं, मुस्लिम लीग के लिए भी ठीक नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी ठीक नहीं, और मुल्क के लिए भी ठीक नहीं। खुदा के लिए सब मिलकर मौलाना साहब को इतना ही समझा दें कि इस मरतबा मजहब कार्ड ना खेलें। वरना आप जो कहते थे कि वो जो 120 के लाहौर वाले इलेक्शन में फलां मजहबी जमात खड़ी कर दी, फलां कर दी, वो शिया सुन्नी, वो उससे पहले हम बड़ी मुश्किल से इन मरहलों से निकले हैं। सियासत में सियासत ही की जाए खुदा के लिए। सही। भट्टी साहब कह रहे हैं जो बयानिया मौलाना साहब बिल्ड कर रहे हैं उसको ज़रूर संजीदा लेना चाहिए हुकूमत को। बाबर सत्तार साहब, अपोजिशन की स्ट्रेटजी में भी आपको तजाद नज़र आता है, क्योंकि पहले कहते थे कि हुकूमत को मौका देंगे, अब ये ऐलान मौलाना साहब कर रहे हैं, क्या वाकई को टफ टाइम दे सकते हैं हुकूमत को? देखिए, जितनी भी बात हुई मैं सारी से एग्री करता हूँ अभी तक। मौलाना साहब बिल्कुल एक टफ़ टाइम इसलिए दे सकते हैं क्योंकि उनके पास है स्ट्रीट पावर। वो जहाँ जलसा करते हैं, बहुत बड़ा जलसा करते हैं, और उनके जो सपोर्टर्स हैं, वो कनाडा वाले मौलवी साहब के पास 50,000 लोग थे, लेकिन वो लोग ऐसे थे जिनकी स्टेइंग पावर थी। तो जो पहला धरना था, धरना 1 ने नहीं कामयाब होना था जब तक वो ताहिरुल कादरी साहब के लोग ना मौजूद होते जो अपने यहाँ पे डेरे डाल के बैठ गए थे। तो मौलाना साहब के पास भी ऐसे लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं। सो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जिस तरह मैमल ने भी कहा, जो TLP वाले थे वो भी बड़े रिलीजियसली मोटिवेटेड लोग थे, सख्त जान भी होते हैं, लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं, और स्पेशली जब आप रिलीजन के नैरेटिव को साथ लेके आए जिस तरह हमने TLP में देखा, तो फिर और भी ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि आप उसे अपोज नहीं कर सकते। सो इसे हुकूमत को तो संजीदा लेना ही चाहिए, लेकिन अपोजिशन को भी संजीदा लेना चाहिए। और उसकी वजह यह है कि हम में से जितने लोग 2014 से ये बात कह रहे थे कि इमरान खान साहब की सियासत गलत है, वो ज़ोर ज़बरदस्ती से एक हुकूमत को तोड़ना चाहते हैं, उन्हें आज भी ये कहना पड़ेगा कि मौलाना साहब की सियासत गलत है। अगर उस वक्त एक कानूनी हुकूमत को आप लोग जमा करके इस्लामाबाद पे हमला करके नहीं तोड़ सकते थे, तो फिर आज भी वो चीज़ गलत होगी, वही असूल आज भी लागू होगा। और ये डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकता कि कल को इमरान खान साहब चूँकि सपोर्ट कर रहे थे इस तरह की चीज़ को, तो आज उनके खिलाफ भी उन्हीं हथकंडों को। क्योंकि अगर आपने असूल की बात करनी है तो असूल तो ये है कि उस वक्त वो भी काम जो गलत था वो आज भी गलत है। अगर ये TLP वालों का धरना गलत था 2017 के दिसंबर में, तो मौलाना साहब का भी ये जो लॉन्ग मार्च है ये गलत होगी। और अगर ये मौलाना साहब ने लॉन्ग मार्च की और हुकूमत इसकी वजह से डिस्टेबलाइज हुई और अपोजिशन पार्टीज़ ने मौलाना का साथ दिया, तो खाली हुकूमत नहीं जाएगी, यहाँ से डेमोक्रेसी जाएगी इस मुल्क से। क्योंकि फिर कोई रास्ता नहीं रहेगा इसके अलावा कि ये सारे का सारा लपेटा जाए काम। और अगर असूल के ऊपर आप नहीं खड़े होंगे, पार्लियामेंट को नहीं डिफेंड करेंगे और किसी तरीक़ाकार को नहीं डिफेंड करेंगे कि हुकूमत किस तरह आएगी और किस तरह जाएगी,
फिर ये सारे का सारा निज़ाम लपेटा जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि अपोजिशन को शॉर्ट साइटेड नहीं होना चाहिए। जिस तरह से इमरान खान साहब शॉर्ट साइटेड थे 2014 में, उस तरह से PMLN और PPP को नहीं होना चाहिए। और क्या ये असूलों की सियासत करेंगे या नहीं करेंगे, ये वाजे हो जाएगा कि मौलाना साहब के साथ चलते हैं या नहीं चलते। वाजे हो जाएगा। ठीक है, हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। बाबर साहब कह रहे हैं अपोजिशन को उसूल की सियासत करनी चाहिए, वो चीज़ें रिपीट नहीं होनी चाहिए जो पहले हुई। तमाम हमारे पैनलिस्ट ने हाँ का रहा मामला है, हम उस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। मौजूदा पार्लियामेंट 12 अगस्त 2019 को अपना पहला पार्लिमानी साल मुकम्मल करेगी। ताहम इस अरसे में कोई खातिर खा काम नहीं किया गया। अब तक 50 से ज़ायद बिल ज़ेरे इल्तवा हैं, जिसकी बड़ी वजह PAC की सरबराही में ताख़ीर रही है। कवानीन के मुताबिक कौमी असम्बली के कम अज़ कम 130 दिन के इजलास मुनक़िद करना लाजमी है, मगर मौजूदा पार्लियामान सिर्फ 120 दिन ही का इनेकाद करवा पाई, जिसमें पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के 3 मुश्तरका इजलास शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक मौजूदा पार्लियामेंट ने सिर्फ 10 बिल मंजूर किए, जिनमें एक आईनी तरमीम से मुतालिक और बाकी 3 फाइनेंस बिल शामिल हैं। असेंबली कार्रवाई के दौरान अपोजिशन वज़ीर आज़म की गैर मौजूदगी का भी शिकवा करती हुई नजर आई, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान अपने बयान के बरअक्स सिर्फ 12 दफ़ा ही असेंबली के इजलासों में शरीक हुए। इस तमाम दर सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल हमारा इस तरह से है, हुकूमत अपने पहले पार्लिमानी साल में खास कारकर्दगी दिखाने में नाकाम, 50 से ज़ायद बिल असेंबली में ज़ेरे इल्तवा। पार्लियामान की नाकिस कारकर्दगी का जिम्मेदार कौन है, अपोजिशन या फिर हुकूमत? सबसे पहले महमल की तरफ जाएंगे। महमल, आपको क्या लगता है जो सूरत हाल रही है ऐवान की इस पूरा एक साल, उसका कौन जिम्मेदार है? देखिए, इसमें अब ऑप्शन तो मैं हुकूमत लूँ, क्योंकि देखिए ऐसा है कि हुकूमत ऐसा कौन सा अभी तक बिल लाई है कि जिसको पास होना चाहिए था और अपोजिशन ने नहीं किया। अगर कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, पब्लिक वेलफेयर का बिल होता तो क्या मीडिया शोर ना मचाता कि जी अपोजिशन जो है ये रोड़े अटका रही है गवर्नमेंट के इस बिल में। अभी ना उन्होंने कोई भी इस तरह का नहीं लाया। अभी तो जो छोटे छोटे उन्होंने लाए हैं वो वाली चीज। तो सबसे पहले तो इसमें गवर्नमेंट ही पे ब्लेम आता है। तो उसकी चीज ये है, वो भी गवर्नमेंट के ही उससे रिलेटेड है कि लेजिस्लेशन करने का भी एक माहौल होता है। गवर्नमेंट ने इसका क्या माहौल बनाया हुआ है? ऑपोजिशन के साथ में 2 मिनट खड़े होकर बात तो कर नहीं सकते, आपस में दोनों बातें नहीं करते, बचगाना तरीके से एक ये हुकूमत चल रही है, एक पार्लियामेंट चल रही है, और इस दफा ऑपोजिशन भी स्ट्रॉन्ग है। देखिए, ये 150 मेंबर्स वाली ऑपोजिशन है, तो जाहिर बात है वो भी टफ टाइम तो देगी। अच्छा, बाबर ने ये मैं इसलिए भी एक चीज इंपॉर्टेंट है कि बाबर ने पिछले सवाल के अंदर कहा कि अगर ये मौलाना की तहरीक इस तरह से कामयाब हो जाएगी तो सिस्टम रैप अप हो जाएगा। जाहिर बात है गवर्नमेंट को तो गिराना जो है वो फिर आप डेमोक्रेसी एंटी डेमोक्रेटिक एक चीज उस तरीके से कह रहे हैं ना। तो देखिए, गवर्नमेंट का भी एक काम है जो लेजिस्लेशन करना होता है। गवर्नमेंट का ये काम नहीं होता कि खाली ऑपोजिशन, ये वाली हुकूमत सिर्फ करप्शन मुकाओ और चोरों को पीछे डालो, ये वाली बातें कर रहे हैं। ये इनका काम लेजिस्लेशन, असल काम तो लेजिस्लेशन होता है ना हुकूमत का और पार्लियामेंट का। तो ये वो भी नहीं करे। अगर ये भी पूरे 5 साल नहीं करेंगे तो अल्लाह ना करे, लेकिन ये कि ये डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को, सिस्टम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को एक चीज बड़ी लेजिस्लेशन वाली चीज, और ऑपोजिशन को अपने साथ लेके चलते हैं, कोई अच्छी लेजिस्लेशन भी लाए। सही, हुकूमत का ऑप्शन आप ले रही हैं। अरशाद भट्टी साहब, आपके ख्याल में कितनी संजीदा आपको नजर आई हुकूमत ऐवान को के कार्रवाइयों को आगे बढ़ाने के हवाले से? पहले तो ये बताएं कि वो 10 बिल कौन से थे जो पास हो गए हैं, हमें पता ही नहीं चला और अचानक पास कर गए हैं। ये तो नहीं पप्पू यार पास न कर। और फिर बताएं कि 120 दिन असम्बली ने इजलास किए हैं। मुझे तो ये लगा कि रोज़ ही इजलास होते होंगे, यानी इतना लंबा मुझे तो लगा। 120 भी इतने थे। अच्छा, और फिर 12 दिन कायदे इनकलाब आए हैं, मुसल 12 दिन 120 दिनों में से, कमाल है कायदे इनकलाब। और फिर उसके बाद ये है कि एक और बात कि पहले ही बहुत कानून, ये मुल्क कानून हो गया, ओवर बर्डन हुई पड़ी है कानून सा, जिसमें देखो 15 कानून है, पता नहीं कितनी तरमीमें, कितने कानून, कितना आइन। मसला है कि इस पर अमल करवाओ, खुदा के लिए अमल होता कोई नहीं है। बस कानून बनाई जाओ, बना के सट्टी जाओ। कोई वजारत कानून में पड़ा है, कोई सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, और आवाम पता नहीं कहाँ पड़ी है, लोग कहाँ पड़ा है और मुल्क कहाँ पड़ा हुआ है। जहाँ तक आपके सवाल का तल्लक है, दोनों हैं। हुकूमत क्यों है? ओए चोरों, ओए लुटेरों, ओए डाकुओं, नैब की तर्जमानियाँ, अदालती फ़ैसलों की पेशीन गोइयाँ, झाड़ू फिरने वाला है, जनवरी तक से ये हो जाएगा, फरवरी तक ये हो जाएगा, मार्च में तो लुटेरों का मार्च होगा। यानी अकल और दिमाग का काम ज़बानों से लेना,
इमरान 11 को ये सोचना चाहिए था कि वो उनको अपोजिशन के जेट लॉग से निकलना चाहिए था, कि उनको पता होना चाहिए था कि वो हुकूमत में हैं। ये यूरोप, अमेरिका, बरतानिया तो है नहीं कि जहाँ अपोजिशन उठ के खड़ी हो जाती है कानून साजी पर, मुल्क व कौम के फैसलों पर। भाई ये तो अपने, उनका जरदारी साहब अंदर है, उनका नवाज शरीफ अंदर है, इसलिए उनके लिए तो मुल्क को कानून और कौम वही दो बंदे हैं। तो इस और फिर ऊपर से बहसीयत हुकूमत उनको माहौल अच्छा रखना चाहिए था, बदजुबानी बदगुलामी नहीं करनी चाहिए थी, करते वही जो करना था, मगर हर वक्त ताने मेने तू मैं नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन क्यों? एक तो इमरान खान की शक्ल नापसंद है। अब ये इमरान खान कोई प्लास्टिक सर्जरी करवा के आ जाए तो, या कोई शक्ल और लगवा ले तो जिसकी जो नवाज शरीफ या जरदारी साहब से मिलती हो तो फिर तो ठीक है, इस शक्ल में ये नहीं इनको कबूल करेंगे। दूसरा, इक़्तिदार इमरान खान के पास है, एक शक्ल पसंद नहीं है, ऊपर से इक़्तिदार इमरान खान के पास है। कम अज़ कम इक़्तिदार ही मरियम को दे दो या बिलावल को दे दो यार। अगर इमरान खान तेरी शक्ल भी पसंद नहीं, इक़्तिदार भी उसके यही शेयर कर ले, वो भी नहीं कर रहे। अच्छा, और तीसरा एहतसाब है, ऊपर से सवाल भी पूछ रहे हो बादशाहों से, नेल्सन मंडेलों से, मौजे तुंगों से, नकली गवाल मंडी के नेल्सन मंडेलों से सवाल भी पूछी जा रहे हैं। टीटी कपूर तो मनी लॉन्ड्रिंग, तो यान अली, तो कुत्ते, तो बर्थडे केकें, ऊपर से ये भी पूछे जा रहे हो ये जुल्म। एक इमरान खान बैठा हुआ है, ऊपर से पीपल्स पार्टी और नून के पास इक़्तिदार नहीं, ऊपर से सवाल पूछी जा रहे हैं। अच्छा, और अगर ये इमरान खान कामयाब हो गया, ये 5 साल गुजर गए, तो इनका तो मक्कू ठपा जाएगा। जिस आधा ठप्पा जा चुका है, इसी उम्मीद पे कि इसको नाकाम करें, फिर से आए, कोई ढील करें, जल्दी फारग करें, वापस आएँ। लिहाजा हुकूमत कुछ भी कर लेती तो आटा गूंद दी हिल्दी क्यों है, इस पर एतराज़ होना था। अब इमरान हुकूमत को भी किस लिए मैं कह रहा हूँ कि अपोजिशन है, कि कोट लखपत की जेल से शहबाज शरीफ को उठाकर लेके पीसी का चेयरमैन बना दिया, फिर भी हुकूमत नहीं मानी। मन मर्जी की कायमा कमेटियाँ दे दी, फिर भी अपोजिशन नहीं मांगी। पीसी का चेयरमैन शहबाज शरीफ को बनाया, फिर भी अपोजिशन नहीं मानी। मन मर्जी कायमा कमेटियाँ बनाई, फिर भी अपोजिशन नहीं मानी। जरदारी साहब, हमजा साहब के इंटरव्यूज प्रोडक्शन आर्डर पर आ गए, उन्होंने भाषण दिए हमारे खर्च पर, हमें इखलाकियात के, फिर भी अपोजिशन नहीं मानी। और इसलिए अच्छा, फिर बिलावल और मरियम की ज़बानें आपके सामने हैं, दोनों बच्चे हैं, इमरान खान से तो बच्चे ही होंगे, बहुत छोटे हैं, दोनों की ज़बानें अलहम्दुलिल्लाह देख लीजिएगा, दो गज झाड़ू फेर रही हैं। अच्छा, फिर आगे आ जाइए, मौलाना साहब की लगाइयाँ बुझाइयाँ। अब ये देखें, मौलाना साहब चल के आ रहे हैं, आज़ादी मार्च कर रहे हैं, मौलाना साहब टिकने देंगे? मौलाना साहब को जो दुख हैं वो तो बड़े दुख हैं। अच्छा, दोनों से, और फिर मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, दोनों ने हिकमत से काम नहीं लिया कि यही जो कौमी असम्बली की पोजीशन है, यही पंजाब असम्बली की पोजीशन है। मगर पंजाब असम्बली में कानून साजी हो गई, सारा कुछ हो गया, क्यों? वहाँ चौधरी परवेज लाई बैठा हुआ था, कल इमरान खान का डाकू, और आज उसका साथी परवेज लाई बैठा होता। यकीन करें, परवेज लाई ना होता तो बुजदार ने, जैसे सैलाब में वो सवारियां उठा रहे थे ना, लाहौर में सवारियां किसी वैगन पे उठा रहा होना था बुजदार साहब ने, नैया डूब जानी थी उसी से। तो इसलिए दोनों पहुंचे हुए लोग हैं, इमरान खान कहीं इनकी गले में हड्डी बन गया, अब क्या किया जाए। बाबर सत्तार साहब, वजीर आजम ने तो सवालों के भी जवाब देने थे। एक वजह तो भट्टी साहब बता रहे हैं, लेकिन एक खुद वजीर आजम बताते हैं, वो कहते हैं कि मैं असेंबली जाता हूँ, मुझे बोलने ही नहीं दिया जाता है। तो माजी में भी वज़ीर आज़म जब आते थे, उनको अपोजिशन खुद पीटीआई बहुत टफ टाइम देती थी, तो ये उनका रीज़न उनकी तरफ से काबिल कबूल है कि उनको अपोजिशन तंग करती है जब वो आते हैं ऐवान में, इसलिए वो नहीं आते। देखिए, बहुत बुरी बात है, अपोजिशन को तंग नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बुनियादी फ़र्क है पार्लियामेंट का और एग्जीक्यूटिव का, वो समझने की ज़रूरत है। एग्जीक्यूटिव में सारे हुकूमत के लोग होते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी करते हैं, जो आपका दिल करता है। कैबिनेट में आपके लोग बैठे हैं, जो आप कहेंगे उसके ऊपर वो तालियां बजाएंगे, आपकी वाह भी करेंगे, आपको एयरपोर्ट पे भी रात को 3 बजे लेने आएंगे, क्योंकि नेचर एग्जीक्यूटिव की है कि वो गवर्नमेंट के ऊपर ही, गवर्नमेंट जो भी जीती हुई पार्टी है उसके लोग उसके अंदर बैठते हैं। पार्लियामेंट अब ऐसे नहीं है, उसमें दूसरी साइड के लोग भी बैठेंगे, और वो प्रोसेस ही एक मुख्तलिफ प्रोसेस है। सो एक तो ये है कि हमारे मुल्क में हम पार्लियामेंट को ज़रा सीरियसली वैसे ही नहीं लेते, कानून साजी को हम वैसे ही सीरियसली नहीं लेते, हम वैसे ही से किताबी बात समझते हैं कि जी कानून तो किताब में लिखना है, उसका क्या उसमें ऐसी सीरियस चीज़। लेकिन फिर आपने ये जो पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ करने हैं और उसमें प्रिंसिपल को भी आपने गिव अप नहीं करना पार्लियामेंट में कानून साजी के दरमियान, वो एक बिल्कुल अलग से आर्ट है।
और मेरे ख्याल से कम से कम पिछले 8-10 साल में हमने देखा है कि अगर ये आर्ट किसी ने बेहतर प्रैक्टिस किया है तो वो पीपीपी ने किया है, क्योंकि वो अपने बाकी एग्जीक्यूटिव वाले काम तो करते रहते थे, लेकिन उनके पास इस तरह के एक्सपीरियंस्ड लोग थे जिन्हें वो पार्लियामेंट का कॉम्प्रोमाइज़ अचीव करना आता था, वो निगोसिएशन करनी आती थी, वो बिठाना, ऑपोजिशन के साथ बैठना, 2 बातें उनकी माननी, 3 बातें अपनी मनमानी, वो उनके पास वो आर्ट था। 18वीं अमेंडमेंट उन्होंने जिस तरह से निगोशिएट की और बहुत सारे लॉज उन्होंने निगोशिएट किए, पीएमएलएन के पास भी वो आर्ट नहीं था और हमने देखा कि वो भी बुलडोज करने की कोशिश करते रहे, लेकिन इस तरह की असेंबली में जिस तरह की आज है चीज़ें बुलडोज नहीं हो सकती। सो एक तो ये बात है कि पार्लियामेंट के काम को और जिस तरह से तरीक़ाकार है, आपको बहुत ज़्यादा पीटीआई में लोग नहीं नज़र आते कि वो उस तरह की निगोसिएशन कर सकें, पहली बात। दूसरी ज़्यादा ज़रूरी बात ये जो थोड़ा सा जिक्र महमल ने भी किया, भट्टी साहब ने भी किया, जितना हमारा मुल्क पोलराइज्ड है, आप मीडिया पे तो बात नहीं कर सकते। आप किसी असूल की आप कोई पोजीशन लेते हैं तो पहले से डिटरमिन किया होता है कि ये अगर पीटीआई के हक में है तो ये पोजीशन लेनी है और पीएमएलएन के या पीपीपी के हक में है तो आपने, इतनी पोलराइजेशन के अंदर लेजिस्लेशन करना बहुत ही मुश्किल काम है। जिस लेवल की हीट जनरेट हुई है यहाँ पे, जिस लेवल की टेंशन क्रिएट हुई है, उसके अंदर मिल बैठ के नेगोशिएशन करके लेजिस्लेशन करना ये पॉसिबल नहीं है। अगर गवर्नमेंट सीरियस है लेजिस्लेशन करने में तो उन्हें ये पोलराइजेशन कम करनी पड़ेगी। पोलराइजेशन के साथ, डंडे के साथ आप एग्जीक्यूटिव तो चला सकते हैं, आप पार्लियामेंट को नहीं चला सकते। और ये सबसे बड़ा इस वक्त क्राइसिस हमारे मुल्क का ये पोलराइजेशन है और कुछ भी नहीं है। इतनी पोलराइजेशन में मुल्क को चलाना बहुत मुश्किल काम है अगर पार्लियामेंट से आपने काम करवाना हो। सो इस वजह से मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये टेम्परेचर कहाँ पे आपका रहेगा ये कंट्रोल करना गवर्नमेंट का काम है। हुकूमत का ऑप्शन आप ले रहे हैं। हसन निसार साहब, आपके ख्याल में कौन जिम्मेदार रहा इस कारकर्दगी का जो पार्लियामान की हमने देखी इस 1 साल में? पहली बात तो ये है जी कि अभी बाबर साहब ने कहा कानून साजी तो क्या है होनी है, यहाँ तो कोई कानून कोई सीरियसली नहीं लेता। राइट फ्रॉम द टॉप नीचे तक चले जाओ आप, यहाँ तो कानून शानून नाम की ढकोसले से हैं, आपने बेस्ट को कॉपी करते हो कदम कदम पे किए जाओ। रह गई पोलराइजेशन वाली बात, तो मेरे तो ये सियासी ईमान का हिस्सा है कि अगर इस मुल्क के लिए कोई खैर निकलेगी तो पोलराइजेशन के अंदर से निकलेगी, इसके अलावा नहीं। आगे चलो, आपने कहा खास कारकर्दगी दिखाने में नाकाम, तो भाई प्लीज आप मुझे पहले आम कारकर्दगी में इनकी चंद कामयाबियां गिनवा दें तो मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। वो एक मुहावरा बड़ा खूबसूरत है कि नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग। नत्था सिंह जरा क्रूड तरीके से वारदात डालता है, प्रेम सिंह जरा गाने गुने गा के, जैसे नहीं ये पुरानी फिल्मों के हीरो होते थे, वारदात दोनों की एक होती है, टारगेट दोनों का एक होता है। सो ये जो हमारा जो पॉलिटिकल सो कॉल्ड जो एलीट है, भले कहीं की हो, नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, पीटीआई की हो, ये सभी जिम्मेदार हैं। फर्क होगा 19-20 का, 18-20 का, और इससे ज्यादा क्या होना है। इट्स द सेम मटेरियल, आपने इंपोर्ट किया है कोई, यही है जो मतलब अब मैं क्या उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, कुछ और उल्टा सीधा निकल जाएगा मुंह से। आ गई चलो आप, तो दे आर द सेम, इसमें ज्यादा और कम वाला किस्सा कोई नहीं है। ठीक है हसन साहब, दोनों को ही जिम्मेदार समझते हैं आप। मज़हर अब्बास साहब, आपके ख्याल में ये जो 1 साल की कारकर्दगी रही है ऐवान की, उसमें बातचीत का तरीका अगर अपनाए, इससे सीखते हुए हुकूमत, तो बेहतर हो सकती है, या फिर आपके ख्याल में यही सूरत हाल रहेगी और कौन जिम्मेदार है? देखिए, अगर इस चीज़ का जायज़ा लिया जाए कि कितने बिल पास हुए पिछले चंद सालों में और उनके रूल्स और बिजनेस बनाने में कितना वक्त लगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे यहाँ जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इन चीज़ों को कितना संजीदा लेते हैं। यानी साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाते हैं बिल पास हुए और उसके रूल्स और बिजनेस जो है वो बनाने में। ये बहुत ही नॉन सीरियस एटीट्यूड है ओवरऑल हमारा। लेकिन गवर्नमेंट चीज़ों को लेके आगे बढ़ती है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए ज़्यादा होती है कि कानून साजी उसने करवानी होती है। बुनियादी तौर पे जो भी नए कवानीन बनाने हैं, अगर आप सुन लें, हम पिछले 1 साल से सुन रहे थे फरूक नसीम साहब पता नहीं कितने कहाँ से 1936 से लेके आज तक के
सारे पीपीसी और तमाम कवानीन तब्दील कर रहे थे और क्या क्या चीज़ें। एक कानून आपने संजीदा लिया, वो पास हुआ और उसके नतीजे में कबायली इलाकों में इंतखाबात हुए और चूंकि उसमें अपोजिशन को इंगेज किया गया, अपोजिशन के साथ बैठा गया, अपोजिशन का भी अपना इंटरेस्ट था, लिहाजा वो चीज़ हल हो गई। तो गवर्नमेंट इसलिए इनिशिएटिव लेती हैं और इसीलिए जो इमरान खान कहते हैं कि उनको पार्लियामेंट में बात नहीं करने दी जाती, बहुत आसान नुस्खा है। बगैर किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए आपको सिर्फ इंगेज करने की ज़रूरत है। आपके पास ऐसे लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी टाइप के लोग इस तरह के, जो अपोजिशन को इंगेज कर सकते हैं कानून साजी के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से, कमेटीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। तो जो कानून साजी होती है वो बुनियादी जिम्मेदारी ही हुकूमत की होती है और इसी वजह से सख्त अपोजिशन को भी जो है वो जो है अपनी जानिब आदमी रागिब कर सकता है अगर वो चाहते हैं कि ये आपके इंटरेस्ट में है, ये पार्लियामेंट के इंटरेस्ट में है, इसमें अपोजिशन का भी इंटरेस्ट है। बहुत सी चीज़ें प्रोविंशियल असेंबलीज में देख लें, जिस तरह अभी इरशाद भट्टी साहब कह रहे थे, सिंध में देख लें, सिंध में कानून साजी हुई है। आप खैबर पख्तूनख्वा में देखें, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की 2/3 मेजॉरिटी है। खैबर पख्तूनख्वा में कितनी कानून साजी की गई है? वहाँ तो ये प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ क्यों नहीं हो रही कानून साजी? वहाँ कवानीन स्ट्रॉन्ग चीज़, सिर्फ बिल पास करना एक चीज़ होती है, कानून बनाना दूसरी चीज़ होती है। तो कितने कवानीन बनाए गए हैं पिछले 1 साल में, इसका जायजा लेने की ज़रूरत है। और कितने कवानीन जो है अब आपने कितने चीज़ें पास करने के सिलसिले में अपोजिशन से बातचीत कर रहे हैं, वो एक दूसरी चीज़ है। अभी आप सोचें कि इलेक्शन कमीशन के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मेंबर पर अभी तक मशावरत तक नहीं हुई है। बिल्कुल। तो ये तो सूरत हाल है गवर्नमेंट की। तो बेसिकली गवर्नमेंट इसलिए रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा होती है क्योंकि कानून साजी काम ही उसका होता है। हुकूमत पे आती है, हुकूमत का ऑप्शन आप ले रहे हैं। 3 हमारे पास हुकूमत के ऑप्शंस आए हैं, भट्टी साहब और हसन साहब ने। अपोजिशन और हुकूमत दोनों ही इसके ज़िम्मेदार हैं। बहरहाल हुकूमत ने कानून साजी करनी होती है, जैसा कि मज़र साहब कह रहे थे, करवानी होती है। तो इस हवाले से ज़्यादा संजीदगी का मुजाहरा हुकूमत को ही करना होगा ताकि मामलात आगे बढ़ सकें। एक और अहम मामला है अक़वाम मुत्तहिदा की एक होशरुबा रिपोर्ट है, उसका हम जिक्र करेंगे एक ब्रेक के बाद। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान में HIV और एड्स के फैलने की शरह दुनिया में सबसे ज़्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में HIV और एड्स के फैलने की शरह 13% है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया HIV और एड्स के मुकम्मल खात्मे की मनसूबाबंदी कर रही है, जबकि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ इसकी शरह बढ़ रही है। HIV और एड्स के खात्मे के लिए काम करने वाले बैनुल अक़वामी इदारों की जानिब से भारी फंडिंग के बावजूद सूरत हाल मज़ीद तशवीशनाक हुई है। तहम HIV और एड्स को काबू ना पाने की वजह क्या है, इसी पर हमारा सवाल होगा। सवाल इस तरह से है, पाकिस्तान में एड्स के मरीज दुनिया में सबसे ज़्यादा। UN की रिपोर्ट, हुकूमत और गैर सरकारी इदारों को किन हंगामी इकदाम की ज़रूरत है? ओपन ऑप्शंस हैं। बाबर साहब की तरफ जाएंगे। इस मामले पर हमने पहले भी एक दफ़ा गुफ्तगू की थी, लेकिन अब ये जो रिपोर्ट सामने आई है बहुत संजीदा मसला है। लेकिन आपको लगता है कि तवज्जो कर रही है हुकूमत इस मामले की तरफ अपनी? देखिए, करनी तो चाहिए, लेकिन हमें अभी तक तो कोई कैंपेन ऐसी नहीं नज़र आई। थोड़ी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि सारी दुनिया में ही एड्स ज़्यादा फैलती है वल्नरेबल ग्रुप्स के अंदर, और वो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जो सोसाइटी के बिल्कुल एजेस के ऊपर रहते हैं। सो हम बात कर रहे हैं ड्रग एडिक्ट्स की और हम बात कर रहे हैं सेक्स वर्कर्स की। सो इन्हें वैसे ही माशरा पसंद नहीं करता, तो उनकी फलाह बहबूद के लिए तो आप बिल्कुल ही कोई काम नहीं कर रहे होते। वैसे आम बीमारियां, बेशक वो ये हेपेटाइटिस हो, बेशक वो पोलियो जो सारी दुनिया से ख़त्म हो गई, वो हम ख़त्म करने में अभी तक कामयाब नहीं हुए। तो ये तो एक स्टिग्मा वाली बीमारी है और जो एक ख़ास वल्नरेबल ग्रुप्स के अंदर फैलती है ज़्यादा। लेकिन अगर वहाँ पे इसे कंट्रोल नहीं किया जाएगा फिर ये हर तरफ फैल सकती है। और जिस तरह हम पाकिस्तान में भी देख रहे हैं कि जो कम उम्र के बच्चे हैं 14 साल से कम, उनके अंदर बड़ी तेज़ी से फैल रही है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी आ जाएगी, फिर आपकी हमारी बाकी कंट्रोल्स भी नहीं है, हम सिरिंजेस को भी उसी तरह यूज़ करते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो ज़रूरत है कि उन वल्नरेबल ग्रुप्स के ऊपर फोकस किया जाए, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये प्रेवलेंट है चीज़। आम लोगों में, बाकी तबकों में, माशरे के इतना ये नहीं होती।
सो बड़ा एक फोकस्ड कैंपेन्स करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि उनकी जजमेंट हम करें इस वजह से कि हम उसे एंटी सोशल बिहेवियर और बुरा समझते हैं, मॉरली एथिकली, जो बेशक वो ड्रग एडिक्ट्स हों, बेशक सेक्स वर्कर्स हों, उससे कतई नज़र एक बिल्कुल फंडामेंटल ज़िंदगी का सवाल है ये। और अगर ये फैलेगा तो ये ऐसे तबकों में भी आएगा जो उस तरह के तबके नहीं है जहाँ पे सोसाइटी जिन्हें जज करती है। सो बिल्कुल ज़रूरत है, अभी तक तो कोई नज़र नहीं आ रही ऐसी चीज़। बाबर साहब समझते हैं फोकस्ड कैंपेन होनी चाहिए। महमल, अब जो पोलियो से रिलेटेड मामला थे, पोलियो पे भी मुकम्मल अभी तक काबू नहीं पाया जा सका, 1-2 केसेस सामने आ जाते हैं, तो आपके ख्याल में इस मामले के ऊपर को अगर हुकूमत संजीदा लेती है तो किन चैलेंजेस का सामना हो सकता है और किस तरीके से इसको आगे लेके चलना चाहिए? देखिए सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, वो ये है कि एड्स और HIV की एक तो डिफरेंस किसी को नहीं पता। लोग समझते हैं अगर कोई HIV पॉजिटिव है तो उसको एड्स है, तो ये भी एक अवेयरनेस कैंपेन करने की सख्त ज़रूरत है कि इनमें एक फ़र्क महसूस हो, पता हो कि क्या फ़र्क है, ट्रीटेबल है HIV और क्या। दूसरी चीज़ ये है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर हम खुलकर बात ही नहीं कर सकते इसके ऊपर। कोई अवेयरनेस कैंपेन हम कैसे चलाएं टीवी पे, रेडियो पे, अखबारों में, जब हम पेमरा ने प्रोटेक्शन के एड्स जो हैं वो बंद कर दिए हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एड्स HIV की कंट्रोल। वो पैमरा ये कहता है कि ये बेहूदगी फैला रहे हैं। ऐसे माहौल, ऐसे घुटन के माहौल में हम किस तरीके से इस बीमारी के साथ डील कर सकेंगे, इस आउटब्रेक के साथ डील कर सकेंगे? तो हमारे लोग इसके ऊपर बात करना ही शर्मिंदगी समझते हैं। तो ये हमें एक तो नजरियात और ये जो एक हमारी सोसाइटी है उसकी सोच को बदलने की सख्त जरूरत है, और इसके अंदर मीडिया और गवर्नमेंट का बहुत अहम किरदार है। और इसको बेहूदगी में मत लाएं। ये बेशक एक इस तरह की बीमारी है जिसके बारे में बात करना टैबू समझा जाता है, जिसके बारे में लोग खुलकर कह भी नहीं सकते कि उन्हें है, क्योंकि एक उनको अछूत की तरह उस तरह फिर बना दिया जाता है। लेकिन इसके ऊपर हमें करनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं। देखिए, पोलियो हम 3 ममालिक में से एक हैं जिसके अंदर अभी भी पोलियो, तो आप क्या चाहते हैं कि HIV एड्स बढ़ जाए? जी बिल्कुल, तो ये इस पर हमें सोचना चाहिए। हसन निसार साहब, आपके ख्याल में आज भी ऐसा दौर है कि इस बारे में खुलकर बात नहीं की जा सकती? ये एक संगीन बीमारी है जिससे मुतालिक अगर अवेयरनेस कैंपेन्स हों तो आप क्या समझते हैं, हुकूमत को कैसे इस मसले को लेकर चलना चाहिए? यार बात एक मिनट, फारसी का एक मिसरा है कि इतने जख्म हैं कहाँ कहाँ रखोगे मरहम। चाइल्ड पोर्नोग्राफी में माशाल्लाह आप सबसे आगे, मिलावट में दुनिया में सबसे आगे, 2 नंबर दवाओं में नंबर 1, करप्शन में रिकॉर्ड तोड़ दिया आपकी लीडरशिप ने भी, नाजायज़ कब्ज़ों में बेमिसाल हो, जाली डिग्रियाँ, जाली ज़ातें, जाली जमहूरियत, जाली गवाह और जाली पीर। तो ये लंबी कहानी है। ये इस तरह के मौज़ूआत नहीं छेड़ा करते, इस तरह के प्रोग्राम जो हैं वो इतनी संजीदा बातों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। एक बात। दूसरी बात, जो पाकिस्तान की फिक्री लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडर, मैं इंटेलेक्चुअल लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल लीडरशिप की, रिलीजियस लीडरशिप, ये सारे मिलकर भी इस काबिल नहीं है कि इस मुल्क के मसाइल की निशानदेही भी कर सकें। आप एक चुमटी से एक मसला आपने उठाया, उसको लेके बैठ गए हो, यहाँ ठीक क्या है? एक बताओ, इतने ज़हीन लोग बैठे हो माशाल्लाह, इतने ज़हीन फतीन लोग बैठे हैं, कोई ये एक बताओ काम जो इस मुल्क में सीधा हो और आप सीने पे हाथ मार के कर सको कि रुक, दिस इज द वे वी परफॉर्म, एटलीस्ट इस काम में तो हम बेहतरीन है। बताओ, एक ये क्या लेके बैठ गए, पता नहीं क्या एड्स वेड्स, क्या एड्स वेड्स, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, डूब मरने को दिल नहीं करता। और सीधा क्या है, यहां तो बच्चे की खुराक पूरे मुल्क में फिर लो व्हाइटनर है, ढंग का दूध ही नहीं है कहीं, चाय मिलावट, चीनी मिलावट, ना खुराक ठीक, ना तालीम ठीक, और निसाब जाली तुम्हारे, तारीख जाली तुम्हारी। तो ले गए बैठ गए चुमटी पकड़ के भी, इसका क्या करना, तो करते रहो आप लोग, मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं है। बहुत फजूल किस्म के मसले हैं। या तो कोई डिबेट रखो लंबी, लोगों को भी समझ आया कि गिरेबानों में झांके लोग, पता लगे अपना असल चेहरा क्या है, लेके बैठ जाते हैं हम ही उसकी रफूगरी करने। ठीक, छोड़ें, आगे चलो। अब बहुत से मसाइल में से एक है आपके ख्याल में, मज़हर अब्बास साहब, पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर बहुत तनकीद करती हुई जो सिंध में HIV से रिलेटेड खबरें सामने आई थी, हमें हुकूमत नज़र आई थी, पंजाब से भी बाद में खबरें आई, लेकिन सियासत से बढ़कर इस मामले को देखना होगा। ये एक बहुत संजीदा संगीन बीमारी है जो कि फैल रही है।
देखिए पिछले जब से पाकिस्तान जब से प्राइवेट टेलीविजन आए हैं 7 से 11 बजे के जो टॉक शोज होते हैं उसमें मुझे निकाल के दिखाएं कि कितने इन टॉपिक्स से हमने अपने अपने जो है वो टॉक शोज का हिस्सा बनाया हो इन मामलात को, चाहे वो सेहत के मामलात हों, तालीम के मामलात हों। तो जब हमें सियासत से ही फुर्सत नहीं है और सियासत भी ब्लेम गेम से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती, तो ये मौजू हमारे, जिस तरह हसन निसार साहब कह रहे थे, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि ये तो हमारे मौजूआत ही नहीं हैं, क्योंकि ये मेरा ख्याल है इन मौजूआत पे ना हमारी कभी रिसर्च रही है, ना कभी गुफ्तगू रही है, ना इनको हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि टीआरपी का मसला है। टीआरपी में संजीदा मौजू आते नहीं हैं, टीआरपी में सिर्फ वो मौजू आते हैं कि जिसमें लड़ाई झगड़े हों। देखिए HIV लाड़काना में जो HIV का मामला है लाड़काना में, उसका बराह रास्त ताल्लुक हुकूमत की नाअहली से है। और नाअहली क्यों मैं कह रहा हूँ, इसलिए कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर जैसे नाई जो होते हैं उनकी शॉप पे सिरिंजेस के जो मामलात हैं, सारे मेडिकल, आप हॉस्पिटल चले जाएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाएं, प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाएं, उसमें कितना गवर्नमेंट, और ये नहीं है कि उसमें फंड्स नहीं होते, फंड्स एलोकेट होते हैं, लेकिन वो यूटिलाइज नहीं होते। और उसी की बुनियादी बाकी चीजें तो अपनी जगह हैं, जिनकी हम जिन मॉरल्स की बात कर रहे हैं वो तो अपनी जगह हैं। ये तो बेसिक चीजें हैं। जब आप बाल कटाने जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो जो ब्लेड यूज कर रहा है चेंज करता है, नहीं करता, वो करता है। ये वो चीजें हैं, चूंकि गवर्नमेंट ने कभी ये अवेयरनेस कैंपेन ही नहीं की। हमारी अवेयरनेस कैंपेन भी इतनी होती है कि अखबार में इश्तिहार दे दिया, थोड़ा सा बहुत वो कर दिया, जो एक मास मोबिलाइजेशन होती है, इस मास कैंपेन लॉन्च की जाती है, वो नहीं होती है हमारे यहाँ कभी भी। तो ये हमारे जब संजीदा टॉपिक्स बनेंगे तो लोगों में अवेयरनेस भी आएगी। अभी तो लोग भी 7 से 11 टॉक शो सिर्फ देखते हैं कि आज नवाज शरीफ का क्या हुआ, जरदारी का क्या हुआ, इमरान खान का क्या हुआ। की जरूरत है। इरशाद भट्टी साहब, बहुत बड़ा चैलेंज है, आपके ख्याल में कैसे हुकूमत निपट सकती है इससे? सब भुगत गए, यानी सारे हो गए। अच्छा मैं आ गया। अच्छा बात यह है कि जी आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया भारी फंडिंग। एक साफ पानी का प्रोजेक्ट था जो लगना था, मंसूबा था भावलपुर का, उसके CEO का इंटरव्यू हुआ दुबई में। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ उसके लिए ख़रीदी गई लाहौर में, और शहबाज शरीफ के दामादे आला की 2 बिल्डिंग्स उसके लिए किराए पर ली गई। शहबाज शरीफ का दामादे आला फ़रार हो गया, प्रोजेक्ट बंद हो गया। हुकूमत ने कहा कि 400 करोड़ लगाकर हम एक बूंद पानी की नहीं दे सके, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, भावलपुर जाने, गरीब जाने और 2 जाने। दूसरी बात यह है कि कुछ चीज़ें हसन निसार साहब ने गिनवा दी हैं, बाकी जो ये हमें लीडरशिप की शक्ल में एड्स, हेपेटाइटिस और ये जो टाइफाइड लगा हुआ इस कौम को, कभी इन पे भी एक सवाल रख लें कि ये कौन सी बीमारियां हैं जो हमें लग गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, कितनी शर्म की बात है, अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है कि 11 मुल्कों में जो सबसे ज़्यादा फैल रही है वो एड्स है। पाकिस्तान में 13% बनती है, 23,000 रजिस्टर्ड मरीज़ हैं और 1,60,000 के करीब इसके मरीज़ हैं। अब ये मैमल को पता है, HIV और वो या एड्स, इन दोनों में से जो भी हैं। 16,000 सिर्फ इलाज करवा रहे हैं। 2015 में 1 लाख, यानी आप अंदाज़ा करें कि 2015 में 1,20,000 थे, 2010 में 67,000 थे, और इसी तरह 14 साल से कम उम्र जो है 2010 में 1,800 थे, 1,800 सिर्फ, 2015 में 4,000, 2018 में 5,000, ख़वातीन 2010 में 19,000, 2015 में 37,000, 2018 में 48,000। और ये इसमें अब रत्तो डेरा, बिलावल के रत्तो डेरा से लेकर पंजाब के सरगोदे का कोट इमराना तक चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो शऊर भी चल सकता है और सख्त सज़ाएं भी। सही। नंबर 1 सिरिंज बार बार इस्तेमाल, नंबर 2 नशे वाले। अब इसमें आप जो करना चाहते हैं कर लें, लेकिन जब तक ये एड्स, ये जो लीडरशिप की एड्स हमें लगी रहेगी, बाकी एड्स भी लगी रहेंगी। ठीक है, तवज्जो देने की ज़रूरत है। आपके ख्याल में हमारे पूरे पैनल की राय आपने इस मामले से मुतालिक जाने का अहम पॉइंट बाबर साहब का था कि फोकस्ड कैंपेन हो, जहाँ से बीमारी आगे फैलती भी है, बढ़ रही है। महमल समझती हैं खुलकर इस पर बात करने की ज़रूरत है, इस बारे में कैंपेन करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस कैंपेन करने की ज़रूरत है। हमारे तमाम तजियाकारों की राय आपने जानी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।